हिंदी दिवस के अवसर पर हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि यूसुफ अंसारी जी, जो फिलहाल संदेश में काम कर रहे हैं इनपुट कोऑर्डिनेटर के पद पर। सर एक्स असिस्टेंट एडिटर और पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफ चीफ जी न्यूज़ भी रहे हैं। सर को बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड से पुरस्कारित किया गया था 2007 में। सर सलाम इंडिया न्यूज़ में फॉर्मर चेयरमैन और मैनेजिंग एडिटर के पद पर ही रहे हैं। चैनल 1 न्यूज़ रशिया में एक्स मैनेजिंग एडिटर भी रहे हैं। स्टूडेंट होने के नाते मेरा आपसे सवाल ये है कि एंकर को पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते समय किस बातों पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एंकर तो रिपोर्टिंग करता नहीं है, एंकर अलग है, रिपोर्टर रिपोर्टर को पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि हर रिपोर्टर की एक बीट होती है ना, जिसको वो रेगुलर कवर करता है, उसको जर्नलिज्म की भाषा में बीट बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक पत्रकार है जो गवर्नमेंट की एक्टिविटी कवर करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कवर करता है या होम मिनिस्ट्री कवर करता है या विदेश मंत्रालय कवर करता है, तो उसको हम एक बीट बोलते हैं। तो एक रिपोर्टर को उसकी जो अपनी बीट है उसकी थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। मान लीजिए आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कवर करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कैसे फंक्शनिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर का शेड्यूल क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट है उसमें कितने मेंबर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें कितने मेंबर्स हैं, उनकी नॉलेज होनी चाहिए, किस मिनिस्टर में क्या चल रहा है होना चाहिए। फैक्ट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी पॉलिटिकल रिपोर्टर के लिए कि जो भी उसकी बीट है उसकी पूरी नॉलेज और जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो कवर करता है उस पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है, क्या उसका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, किन किन अहम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर उस पार्टी की लाइन क्या है, ये सारी जानकारी एक रिपोर्टर को होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छी रिपोर्टिंग कर पाएगा। सर, जैसे कि आपको बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड मिल चुका है, तो आप जैसे कि हमारे जो भी युवक हैं, जो यूथ है, वो इस फील्ड में आगे काम करना चाहती है, तो आपको उनके बारे में जैसे क्या उनमें खूबियाँ होनी चाहिए एक रिपोर्टिंग करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए? देखिए, रिपोर्टर के पास जो उसकी अपनी सबसे बड़ी पूंजी होती है वो होती है थॉरो नॉलेज, दूसरी उसकी निष्पक्षता। जब आप रिपोर्ट करते हैं तो उसमें आप एकदम न्यूट्रल होकर रिपोर्ट करें। आपकी अपनी आइडियोलॉजी, आपको मान लीजिए कि आपको कांग्रेस पसंद है ना, और आप बीजेपी कवर कर रहे हैं, तो फिर आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि आप कांग्रेस के एंगल से बीजेपी को कवर करें। आपको बीजेपी को न्यूट्रल होकर कवर करना है। सामने जो नेता बैठा है वो स्पोक्स पर्सन हो सकता है, मंत्री हो सकता है, नेता हो सकता है, वो जो कह रहा है उसके कहने का क्या मतलब है, आप उसे उसी रख, ये नहीं कि अगर आपको उस पार्टी की आइडियोलॉजी पसंद नहीं है या उसके ख़िलाफ़ आप सोचते हैं तो आप उससे लड़ाई झगड़ा करें या उसके ख़िलाफ़ रिपोर्टिंग कर दें। अक्सर ये होता है कि जो लोग जिस पार्टी को पसंद करते हैं उसके बारे में अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। कहीं रैली हो रही है, सीट खाली पड़ी हुई है, उन्होंने दिखा दिया कि नहीं साहब बहुत बढ़िया रैली, खुद ही बता दिया साहब कामयाब। आप बताने वाले कौन होते हैं कामयाब है कि नहीं है कामयाब? आप तो ये बताइए कि भाई रैली हुई इतने, या ये इन्होंने इस मुद्दे पर इतने कहा, 10,000 लोगों के बैठने का इंतज़ाम किया गया था लेकिन पीछे कुछ सीटें खाली थी या हॉल खचाखच भरा था। तो फैक्चुअल रिपोर्टिंग होनी चाहिए, फैक्चुअल रिपोर्टिंग। आप ये कहना चाहते हैं कि हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखाना चाहिए, रिपोर्ट में नहीं दिखाना चाहिए अपना पॉइंट। सर, अभी आपने कहा कि मीडिया का काम है न्यूट्रल होना, फिर आप ये भी कहते हो कि किसी एक पार्टी के समक्ष है, उनके साथ है, जैसे कांग्रेस के बारे में कह रही है, कई जगह बीजेपी के लिए कह रही है, या बीजेपी काफ़ी हद तक ऐसा भी दर्शक कहते हैं कि जो मीडिया को बिकाऊ है या वो भेदभाव करती है, तो उसमें आप कितना सपोर्ट करते हैं? देखिए, मीडिया का जो समाज में रोल है, बेसिकली 3 रोल मीडिया के हैं। नंबर 1, पहला काम मीडिया का है टू इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। दूसरा काम है टू एजुकेट, जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को एजुकेट करें। तीसरा है ओपिनियन मेकिंग। तो जो आपने बात कही कि सब मीडिया पर ही आरोप लगते हैं, बेसिकली हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में एक सेट नॉर्म है
जो मीडिया है वो मीडिया तभी बेहतर बन पाएगा जब वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होगा। हम जब सरकारें चुनते हैं वोट दे करके, तो सरकार हम किस लिए चुनते हैं? हम इसलिए सरकार चुनते हैं कि सरकार हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, लोगों की लाइफ को इजी करने के लिए और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए सरकार काम करे। यही उनके एजेंडे में होता है। कोई भी पार्टी जब चुनाव में लड़ती है तो वो अपना एक इलेक्शन मैनिफेस्टो सामने रखती है कि हम सरकार में अगर आएंगे तो हम ये काम करेंगे, 4-5 काम करेंगे। अब अगर कोई पार्टी अपने किए हुए वादे सरकार में आने के बाद पूरे नहीं करती है तो मीडिया का काम है कि वो सरकार से सवाल पूछे। अगर आप सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं तो फिर आप पर ये आरोप लगेगा कि आप सरकार के आगे झुक गए हैं या सरकार से आप अननेसेसरी बेनिफिट उठा रहे हैं इसलिए खामोश हैं। और जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, ये तो लोग हैं, जनतंत्र है, सबको लिखने बोलने की आज़ादी है, आप कुछ भी किसी के बारे में बोल सकते हैं। अगर आप किसी के बारे में गलत बोलते हैं और वो पलटकर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता है तो आपको वो भुगतने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। सर, तो आपके मतलब से जो मीडिया है वो भेदभाव कहीं करती है किसी भी चीज़ में? देखिए, सबको एक पलड़े में रखना उचित नहीं होता। कई बार ये ऐसा लोगों को लग सकता है कि ना, फैक्ट अलग चीज़ होती है और ओपिनियन अलग चीज़ होती है ना। मान लीजिए, जो अगर हम अपने देश की बात, जिस रेफरेंस में आप ये बात कर रही हैं, तो हमारे देश में जो बीजेपी समर्थक हैं उन्हें ऐसा लगता है कि साहब मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो बीजेपी समर्थक नहीं है, कांग्रेस के समर्थक हैं या किसी अलग अलग स्टेट में ऐसी पार्टियों के समर्थक हैं जो वहाँ सत्ता में हैं, उन्हें ये लगता है कि साहब मीडिया जो है वो बीजेपी की ही बातें दिखा रहा है, बीजेपी का ही गुणगान कर रहा है, इसलिए वो उसे बिका हुआ कहते हैं। तो ये मैटर ऑफ परसेप्शन है, इसे हम फैक्ट नहीं कह सकते हैं। फैक्ट ये है कि मीडिया की जो जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी समाज को जागरूक करने की है। तो मीडिया को तथ्यात्मक रिपोर्टिंग करनी चाहिए, जो फैक्ट है वो बताए, बाकी पब्लिक के ऊपर फैसला छोड़ दिया जाए। सर, आप सर बहुत लंबे वक्त से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और सर अभी देखें तो जियो पॉलिटिक्स में बहुत बदलाव आ रहा है, सिर्फ अफगानिस्तान की वजह से, और जिस तरह चीन का इंटरफेरेंस है जियो पॉलिटिक्स में, इसको लेकर आपको सर क्या लगता है कि अमेरिका का जो प्रभाव है वो अब बहुत हद तक कम होते जा रहा है? नहीं, देखिए, अमेरिका का प्रभाव तो कम नहीं हो रहा है, चीन का प्रभाव ज़रूर बढ़ रहा है और दोनों का प्रभाव का जो दायरा है वो अलग अलग है। चीन अपने आर्थिक हितों को प्रायोरिटी पे रखता है, अमेरिका ओवरऑल उसका जो सामरिक प्रभाव है और वो है ना कि यूनिपोलर वर्ल्ड की परिकल्पना अमेरिका करता है। तो जैसे अमेरिका दखल करता है, जैसे उसने अमेरिका ने इराक़ में किया या कहीं और किया, अफगानिस्तान में किया, वियतनाम में उसने झेला था, तो उस तरह से चीन नहीं करता है। चीन की प्रायोरिटी क्या है कि उसकी आबादी इतनी ज़्यादा है, वो अपनी आबादी को काम के चक्कर में उसने अपने यहाँ इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, टेक्नोलॉजी को इतना आगे जाके लिया है और उसने अपनी आबादी को, लोगों को बोझ समझने के बजाय उन्हें रिसोर्स समझा है, उसको डेवलप किया है। तो उसकी चिंता ये होती है कि दुनिया में कहीं पर भी कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे हमारे लोगों को काम मिले, ताकि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा के उसको वहाँ बेच सकें। तो उसके लिए वो काम करता है। तो रिसेंटली एक चीन की मीडिया का एक रिपोर्ट आया था जिसमें कि चीन की विस्तारवादी नीतियों के बारे में बताया गया था, जो कि बता रहा था कि अराउंड 2025 तक वो ताइवान पर अटैक करेगा एंड अराउंड 2040 तक वो अरुणाचल को कब्जा करने की कोशिश करेगा। तो सर इस पर आप क्या कहेंगे? सर चीन जो अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ा रहा है, वो रिपोर्ट अपने आप कह रही है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ उसके अंदर। तो आपने रिपोर्ट पढ़ ली है और वो चीज़ें दिखती हैं। चाइना ये करता है, अरुणाचल पे अभी उसने पिछले साल आपने देखा कि हमारे गलवान घाटी में किया, तो उसके लिए चीन जाना जाता है। सर, जैसे कि हमारी जो जनता है वो बोलती है कि न्यूज़ चैनल जो है वो अपनी टीआरपी के लिए कभी भी मतलब कुछ भी दिखा देते हैं, अनसेंसिबल जो भी चीज़ें हैं वो दिखा देते हैं सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए। तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे? ऐसा होता तो है, जनता अगर बोलती है तो जनता तो जनार्दन है। अगर जनता ऐसे आरोप कुछ टीवी चैनलों पे लगते हैं तो मुझे लगता है सही लगते हैं, आरोप गलत तो नहीं है। सर, जैसे अभी फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसमें लोगों का कहना है कि जो न्यूज़ चैनल है वो बिक चुके हैं। तो आप उसके लिए कहना चाहेंगे कि बीजेपी की जो है वो साइड ले रही है, सरकार की साइड ले रही है जो न्यूज़ चैनल्स हैं, तो वो
उनके खिलाफ में खड़े हैं, तो वो उनको अपना मतलब वो बोलते हैं कि जो सोशल मीडिया है वो हमारी साइड में है, वो हमेशा सच दिखाते हैं, लेकिन जो न्यूज़ चैनल है वो हमें गलत बताते हैं। देखिए, सोशल मीडिया भी इर्रेस्पॉन्सिबल है, ये नहीं कह सकते सोशल मीडिया में जो भी कुछ वायरल हो रहा है वो सच है, क्योंकि मैं देखता हूँ दिन भर सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक न्यूज़ वायरल होती हैं, तो ये तो हम नहीं कह सकते। दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया का विकल्प नहीं बन सकता है। ये बात सही है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सरकार का माउथपीस बन गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो सरकार विज्ञापन के जरिए अपने अच्छा काम को बताएगी, सरकार के पास अपना विज्ञापन है। सर अगर ऐसा ही रहा तो फिर किस तरीके से आने वाले छात्र हैं वो जर्नलिज्म को पकड़ेंगे या फिर मीडिया फील्ड में आएंगे? ये एक बड़ी चुनौती है और मुझे लगता है कि इसके लिए जो जर्नलिज्म के छात्र हैं उनको और ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है, अपने आप को अवेयर करने की ज़रूरत है और अपने आप को किसी भी प्रिजुडिस से आज़ाद करने की ज़रूरत है। जब आप जर्नलिस्ट हैं तो आप जर्नलिस्ट की तरह बनिए, आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह नहीं सोच सकते हैं, आप किसी पार्टी के समर्थक की तरह नहीं सोच सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा देशभक्त बन के नहीं सोच सकते हैं और बहुत ज़्यादा आप जो है नागरिक मतलब कहना चाहिए कि एंटी नेशनल बन के नहीं सोच सकते हैं। वहाँ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। देश अपने आप नहीं चलता है, देश को सरकार चलाती है, सरकार लोगों से चलती है, लोगों का दिमाग होता है, लोगों के विचार होते हैं, विचार अच्छे भी होते हैं, विचार बुरे भी होते हैं, लोग अच्छे भी होते हैं, लोग ख़राब भी होते हैं। सर आपका इसलिए सरकार देश नहीं होती है, देश की सरकार होती है। सर आपका इतने साल का अनुभव है मीडिया लाइन में, तो कुछ ऐसी बातें जो एक आने वाले युवाओं को देना चाहोगे जो मीडिया में आएंगे कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपको बताएं। जो मैंने अभी बताया कि एक पत्रकार को कॉकरोच की तरह होना चाहिए। ये बताया जाता है, आपने देखा होगा कि अगर पूरी दुनिया में न्यूक्लियर बम फोड़ दिए जाए तो कॉकरोच बचेगा, बाकी सब नष्ट हो जाएगा। तो पत्रकार को अपने आप को कॉकरोच की तरह बनाना चाहिए। कॉकरोच की बहुत सारी क्वालिटी है, आपने देखा होगा किचन में कॉकरोच को आप मारने वाले तो छुप जाता है वो। तो अगर आपको अच्छा पत्रकार बनना है तो कॉकरोच से ये सीखना पड़ेगा कि खुद को कैसे बचाना है। दूसरी बात, भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन आपका पावरफुल होना चाहिए, कम शब्दों में असरदार तरीके से कैसे बात कही जा सकती है ये आना चाहिए। फैक्ट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, फैक्ट है। दूसरी बात, आपका ध्यान ये होना चाहिए कि जनहित किसमें है, जनहित के लिए आप बताइए। जनहित में बात करें सर तो अभी हम लोग अफगानिस्तान का मुद्दा देख सकते हैं, तो सर वो भारत के लिए एक बहुत चिंताजनक मुद्दा है। कैसे? सर आतंकवाद को बढ़ावा भी मिल सकता है। नहीं, भारत के लिए कैसे चिंताजनक मुद्दा है वो बताइए। सर 1999 की बात करें तो काठमांडू से जो प्लेन हाईजैक हुआ था जिसको कंधार में उतारा गया था, तो सर वैसा सिचुएशन फिर से क्रिएट हो सकता है। कैसे हो सकता सर? ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं, सर होने को तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, तालिबान को लेके हमारे देश में जितनी चर्चा हो रही है उतनी चर्चा की ज़रूरत मुझे नहीं लगती। तालिबान वो अफगानिस्तान का इंटरनल मैटर है कि अल्टीमेटली किसी भी देश की जनता जो है वो उस देश की भाग्य विधाता होती है। जनता जैसा सोचती है सरकारें वैसा करती है, ठीक है ना। तो तालिबान एक संगठन है, उस संगठन ने 1996 में अफगानिस्तान में पहली बार कब्जा किया और बहुत मारकाट मची। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे नजीबुल्ला, उनके और उनके भाइयों को मार के वहाँ उनकी लाशें लटका दी गई थी। उस वक्त अगर आप फ़ोटो देखें, गूगल करें, शायद अवेलेबल हो, तब इंटरनेट इंडिया में उतना नहीं था। तो वो बहुत भयावह मंजर था, हमने उस ज़माने की रिपोर्टिंग देखी है। अब जब उन्होंने कब्ज़ा दोबारा से किया तो शायद वो भयानक मंजर देखते हुए वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़ के चले गए, उन्होंने ये बात कही भी। दूसरी बात, तालिबान का जो संघर्ष है वो तालिबान के अफगानिस्तान के अंदर है। कोई एक इवेंट आप मुझे बताइए पिछले 10 साल में या 20 साल में आपकी याद में कि तालिबान ने किसी दूसरे देश में कोई किसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया हो, ऐसा कहीं हुआ है क्या? सर ऐसा तो अभी नहीं हुआ है। नहीं।
वहाँ क्या था कि उस ज़माने में 96 से 2000 में वहाँ जो हमारे कश्मीर में आतंकी संगठन सक्रिय हैं, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, उनको वहाँ सपोर्ट मिलती थी। अलकायदा जिस पर ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने अमेरिका में ट्विन टावर को उड़ाया, उसने भी वहाँ शरण ली हुई थी। इसीलिए अमेरिका ने नाटो के बनाकर वहाँ पर अटैक किया और उनको नेस्तनाबूद किया और तालिबान का शासन वहाँ ख़त्म किया। कि अब जब तालिबान दोबारा सत्ता में आए हैं, भाई आप किसी भी देश के सरकार के बयान को ही आधिकारिक मानेंगे? तो उन्होंने क्या कहा अपने बयान में? अभी जब से वो सत्ता में आए हैं तो उन्होंने किसी भी दूसरे देश के साथ कहीं कुछ कहा? हम क्या कहते हैं, किसी भी सरकार, किसी भी देश की जो सरकारी भाषा, जो सरकार बयान देती है, हम उसको आधिकारिक मानते हैं। तो तालिबान ने क्या कहा है? तालिबान ने कहा है, दुनिया को ये भरोसा दिया है कि हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश में गड़बड़ी फैलाने के लिए नहीं होने देंगे। ये कहा है ना उसने। तो हमारे पास उस पर यकीन करने के अलावा या भरोसा करने के अलावा, ट्राई करने के अलावा कोई विकल्प है क्या? हम पहले कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि साहब वो हमारे यहाँ गड़बड़ी फैलाएगा ही फैलाएगा? उसने ये भी कहा है कि साहब जिन देशों ने अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट में एक भूमिका निभाई है, हम उनके साथ अच्छे रिश्ते रखेंगे। ये डिप्लोमेसी है। देखिए, हम लोग, आम लोग, हम तो खैर पत्रकार हो गए, जो आम लोगों के बीच में दुनिया भर के दिन भर टीवी पे तालिबान तालिबान मचाया जा रहा है, इसके पीछे कुछ और मकसद है। उसका आम लोगों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। भाई हमारी सरकार, जैसे हमसे भी किसी टीवी डिबेट में पूछा गया कि आप तालिबान को आतंकवादी संगठन मानते हो कि नहीं मानते हो? मेरा क्या है कि मैं तो कोई अथॉरिटी हूँ नहीं कि मैं किसी एक्स संगठन को तालिबानी आतंकवादी संगठन घोषित करूँ, वाई को ना करूँ। मेरी तो अथॉरिटी है नहीं। मैं तो देश का आम नागरिक हूँ, बाय प्रोफेशन में पत्रकार हूँ। ये अथॉरिटी किसकी है? ये अथॉरिटी हमारी सरकार की है, हमारा गृह मंत्रालय है। गृह मंत्रालय ने बहुत सारे संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ, उनके काम पाबंदी लगाई हुई है। तो हम किसी संगठन को आतंकवादी संगठन कब मानेंगे? जब हमारी सरकार उसे घोषित करेगी। तो हमारी सरकार घोषित करेगी तो हम भी मानेंगे उसे आतंकवादी संगठन है, नहीं करेगी तो हम कैसे कह सकते हैं? दूसरी बात, अगर मुझसे वो पूछा जाए था आपकी नज़र में, तो मेरी नज़र में तो बहुत सारे संगठन आतंकवादी, तो आप उनको तो नहीं मानोगे। तो आप मुझसे क्यों पूछते हो? आम आदमी से पूछना है क्या मतलब है? तो जब हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ने तालिबान की सरकार को वहाँ मान्यता दे दी और उसके साथ लगने वाला आतंकी शब्द हटा दिया, तो फिर हम क्यों दिखा रहे हैं उसको बार-बार? और अगर हमारे मीडिया को ही लगता है, मीडिया में बैठे हुए हमारे जो अनुभवी साथी हैं, उन्हें लगता है भाई तालिबान आतंकी संगठन है, तो आप सरकार से पूछिए कि सरकार ने अब तक उसे आतंकी संगठन घोषित क्यों नहीं किया है। ये मुझ जैसे लोगों से पूछकर क्यों वक्त बर्बाद आप कर रहे हो? क्यों? इस देश में क्या अपनी समस्याएं कम हैं कि हम ये तय करें भाई अफगानिस्तान में कैसा शासन होना चाहिए? किसी भी देश की सरकार है, उसकी जनता तय करती है, वोट देकर तय करती है, या ज़बरदस्ती कोई आ जाए वहाँ तय करती है। कोई जैसे पाकिस्तान में आए दिन मिलिट्री शासन लगता है, ज़बरदस्ती कब्जा लिया जाता है, होता है। हमारे देश में वोट से परिवर्तन होता है। तो हम भी तो लोगों को वोट देकर चुनते हैं ना, हम भी तो वोट देकर चुनते हैं ना। तो हम अपने गिरबान में झाँके देखें कि हम कैसे लोगों को वोट देकर चुनते हैं। हमारी पार्लियामेंट में 1/3 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तालिबानी तो अपने बंदूक की ताकत पे सत्ता में आ गए, हमने तो वोट देकर चुना है ना। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया था जिसके ऊपर रेप के चार्जेस थे। तो कैसे बना वो मंत्री? वोट देके बना ना। तो उसमें किसी दूसरे देश ने बोला हमें, उसके खिलाफ बहुत सारे चिट्ठी पत्री हुई, महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया, जब जाके हटाया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है, हम उस पर ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। इतनी चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए। हमारी सरकार को फैसला करना है। सरकार का काम है ये कि किसी देश में सत्ता परिवर्तन अगर हुआ है तो उससे हमें अपने कैसे रिलेशन रखने हैं, ये सरकार का काम है, सरकार को तय करना है। ये नागरिकों को नहीं तय करना, मीडिया को नहीं तय करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में ट्रंप के फेवर में प्रचार किया, यहाँ नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम किया, लेकिन ट्रंप तो प्रेसिडेंट दोबारा नहीं बने, तो बाइडेन आ गए। तो क्या अमेरिका से हमने अपने रिलेशन ख़त्म कर लिए? या पाकिस्तान में इमरान खान के बजाय दूसरा बन जाए कल,
तो क्या उससे हम अपने रिलेशन ख़त्म कर लेंगे? म्यांमार में मिलिट्री शासन लगा, ज़बरदस्ती वहाँ तमाम मानव अधिकारों का हनन हो रहा, पूरी दुनिया के अंदर हंगामा है, हम लोग खामोश हैं, तो क्या हमने उससे अपने रिलेशन ख़त्म कर लिए? नहीं। तो किस कंट्री से रिलेशन रखने हैं, कैसे रखने हैं, कितने औपचारिक और कितने अनौपचारिक रखने हैं, ये तय करना सरकार का काम है। तो सरकार का काम सरकार को करने दिया जाए। सरकार जब कोई डिसीज़न ले ले, उस डिसीज़न पे हम अपनी राय दे सकते हैं। हम पहले नहीं कह सकते कि हमारी सरकार को ये करना चाहिए, वो नहीं करना है, क्योंकि हम उससे एक्सपर्ट नहीं हैं, हमारे पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अफ़गानिस्तान में जो डेवलपमेंट हुए हैं, उसके बाद विदेश मंत्रालय में एक अलग डेस्क बनाई गई है, अफ़गानिस्तान डेस्क, जो एनालाइज कर रही है अफ़गानिस्तान में होने वाली घटनाओं की, अफ़गानिस्तान की सरकार के जो बयानात आ रहे हैं उनकी, और हमारे जो मिशन, अब तो वहाँ नहीं, सब लोग आ गए हैं, लेकिन वो भी हमें अदर सोर्सेस से जो जानकारी मिल रही है उसकी, तो उसके आधार पर सरकार कोई फैसला करेगी। उस फैसले के बाद हम अपनी राय बनाएं। हम लोग क्यों आपस में, तालिबान में क्या हो रहा है इससे हमें, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है इससे हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि अफ़गानिस्तान में तालिबानों ने जब कब्ज़ा किया 15 अगस्त को, तो उन्होंने तो किसी को जाने के लिए वहाँ से नहीं कहा, लोग डर के भागे, है ना। और जो कौन लोग भागे ज़्यादातर, जो पहले सत्ता में थे वो भागे। और कौन भागे? जो अमेरिका के लिए काम कर रहे थे वो भागे। क्यों भागे? कि उन्हें ये डर था कि तालिबान आने के बाद, क्योंकि हमने तालिबान के ख़िलाफ़ काम किया है, इसलिए अमेरिका हमें मार देगा। और उस वक्त तक अफ़गानिस्तान का जो एयरपोर्ट था काबुल का, वो किसके कब्ज़े में था? अमेरिका के कब्ज़े में था। उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो ये सब चीज़ें ठीक है, मतलब आप स्टूडेंट्स हो, आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, हर पहलू से समझना चाहिए किसी भी ओपिनियन पे पहुंचने से पहले। सर, जैसे कि हमारा यूथ है जो अभी हमें मतलब देख रहे हैं, हमारे दर्शक हैं, जैसा कि आप अभी पत्रकारिता में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है, तो आप उनके साथ में थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें। एज अ एडिटर, एज अ एंकर, एज अ रिपोर्टर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक रिपोर्टर के लिए मैंने बताया कि रिपोर्टर को न्यूट्रल होकर रिपोर्टिंग करनी चाहिए, और कई बार इस तरह की जाना पड़ता है जहां आपकी जान भी जोखिम में आती है, तो वहाँ बहुत ही संभल के रहना पड़ता है। अपने सोच डेवलप करके जनता तक, अपने ऑडियंस तक आप सच्ची और पक्की खबरें पहुंचाएं। इसके लिए आपको अपने सोच भी डेवलप करने पड़ेंगे और प्रेजेंटेशन आना चाहिए। ये तो रिपोर्टर की बात है। जब आप एंकरिंग कर रहे होते हैं तो आपकी एंकरिंग के अंदर भी एक न्यूट्रल भाव होना चाहिए। जब आप एंकरिंग कर रहे हैं, अगर आप डिबेट करा रहे हैं, तो आप किसी का पक्ष नहीं बनना चाहिए। एंकर को किसी का पक्षकार नहीं होना चाहिए। अगर एक बीजेपी का कोई प्रवक्ता बैठा है, एक कांग्रेस का प्रवक्ता है, एक किसी और पार्टी का प्रवक्ता है, बीजेपी का प्रवक्ता अगर कांग्रेस के प्रवक्ता के बारे में कुछ पूछा तो उसे जवाब देने दिया जाए, ना कि खुद जवाब दें। या कांग्रेस का प्रवक्ता अगर बीजेपी प्रवक्ता का कुछ बोल रहा है, उस पर एंकर को गुस्सा नहीं होना चाहिए, आप उससे जवाब लीजिए। उसका एंकर का काम है न्यूट्रल हो गया बहस कराना। यहाँ हम देख रहे थे वो एंकर खुद पार्टी बन जाते हैं, तो वो थोड़ा सा गलत है। मतलब कि रिपोर्टर और जो एंकर हैं उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना, जो बिल्कुल नहीं बोल रहा है उसकी अगेंस्ट में थोड़ा सा रहना है। नहीं, अगेंस्ट में नहीं, न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल। जब आपने किसी मुद्दे पे डिबेट के लिए 4 लोग बैठा लिए हैं, तो फिर उन चारों की राय मायने रखते हैं ना, आपकी राय मायने नहीं रखती है। एक एंकर को ये बात समझनी चाहिए कि उसे न्यूट्रल होकर बहस करानी चाहिए। रिपोर्टर को न्यूट्रल होकर रिपोर्ट करना चाहिए। सर, जैसे आपने कहा कि अफगानिस्तान जैसा वॉर वाले सिचुएशन में एक रिपोर्टर को क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, आपने बताया कि वॉर वाले सिचुएशन में ऐसा रखना चाहिए, पर उसको थोड़ा सा विस्तार में इलैबोरेट करके बताएं। देखिए, वॉर तो एक बहुत मुश्किल समय होता है किसी भी रिपोर्टर के लिए, क्योंकि वॉर में प्रोपेगेंडा बहुत फैलता है, झूठी खबरें बहुत फैलाई जाती हैं। तो एक रिपोर्टर को ये समझ होनी चाहिए कि कौन सी खबर झूठी है, किस खबर को किस मकसद से फैलाया जा रहा है। हमने देखा 2003 में मैं टर्की और इराक गया था कवरेज के लिए, तो आप लोग उस टाइम बहुत छोटे रहे होंगे, तो हमने देखा कि सद्दाम हुसैन के मरने की खबर कई बार आई। तो वहाँ पर एक रिपोर्टर को अपने विवेक से काम लेना चाहिए
और ये समझना चाहिए, कई बार पॉलिटिकल पार्टी होती है, कोई कंपनी होती है, कोई पुलिस ऑफिसर होता है, तो वो उस मीडिया को यूज़ करना चाहता है। कई बार पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और कोई क्लू वो खबर किसी पर्टिकुलर रिपोर्टर को देती है, कई बार वो अच्छे के लिए यूज़ करना चाहती है, कई बार ध्यान भटकाने के लिए यूज़ करना चाहती है। तो रिपोर्टर को ये समझ डेवलप करनी चाहिए कि कहीं उसका कोई मिसयूज़ ना करे। कोई ऐसी खबर, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे एक साथी थे, उन्होंने एक दिन खबर चलाई कि भाई सुबह नोएडा में एक बस से कुचलकर 5 छात्रों की मौत हुई, जबकि ये खबर गलत निकली। बाद में 5 की मौत नहीं हुई थी, 1 की या 2 की शायद मौत हुई थी, बाकी घायल थे। अब ये खबर इतनी बड़ी खबर है कि सुबह सुबह का टाइम पूरे पैनिक फैल जाएगा। नोएडा कितना बड़ा है ना, नोएडा में कितने स्कूल हैं, अब ये बता ही नहीं रहा कौन से स्कूल की कौन सी रोड पर। इसी तरह से अगर आप वॉर में हैं और वॉर में आप बता दें साहब 10 बम मेरे सामने फटे हैं, हज़ारों लोग, अरे भाई कितने हज़ारों लोग मरे हैं? 1000 मरे, 2000 मरे, 80,000 मरे, 90,000 मरे, तो एग्जैक्ट मतलब फिगर आगे पीछे हो सकती है, मतलब इतना हो सकता है भैया, ये कहते हैं दर्जनों, अरे दर्जन कितने दर्जन भाई बताइए कि भाई 10 से ज़्यादा लोग मरे, 10 से ज़्यादा कितने, 10 से ज़्यादा, 10 के बाद जितनी संख्या है वो 10 से ज़्यादा ही है, 1000 भी 10 से ज़्यादा है। तो ये एक रिपोर्टर को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो संख्या, जैसे जब आप अगर लाइव कर रहे हैं किसी रिपोर्टिंग में, आपने वॉर की बात की है, तो वॉर में तो पल पल सिचुएशन बदलती है, और अगर आप लाइव कर रहे हैं तो आप जितना देख रहे हैं सिर्फ उतना बताइए, अंदाज़ा मत लगाइए। आप बताएं साहब, भारतीय सेना, जैसे करगिल में एक रिपोर्टर से मिस्टेक हुई थी, उन्होंने वहाँ कुछ लाइव फ़ोनो किया और पाकिस्तान ने उसे ट्रेस किया, वहाँ बम छोड़ दिया, कुछ लोगों की जान चली गई थी। तो ये सब चीज़ें दूसरों के जो एक्सपीरियंस है उनसे भी सीखनी चाहिए हम लोगों को। तो इसलिए जो वॉर रिपोर्टिंग के बारे में, मतलब आप जो है, जो जर्नलिस्ट लोगों की लिखी हुई किताबें हैं उनको पढ़िए, उनके बारे में सर्च कीजिए, रिपोर्ट्स पढ़िए कि किस किस तरह से चीज़ें होती हैं, तो उन सब से सीखने की ज़रूरत है। और कोई भी आदमी की कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे मुँह से कोई गलत बात निकल गई हो, मैं कल बात करूँगा तो मेरे पास एक दिन का एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। सबके साथ ऐसे ही होता है। तो इसलिए कोई भी आदमी कंप्लीट नहीं होता है, फाइनल नहीं होता है। न्यूज़ कभी फाइनल नहीं होती, न्यूज़ हमेशा। सर मीडिया में एथिक्स की बात करते हैं, तो सर ये जो आपका 11/26 ये हुआ था और फिर आपका मीडिया ट्रायल जो SSR के लिए हुआ था, तो सर उतना क्या करना ज़रूरी होता है? जैसे एथिकली राइट तो है नहीं सर। देखिए, अब जैसे इन्होंने पूछा था सवाल, TRP के लिए कुछ भी दिखाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि SSR कोई ठीक है। मतलब मुझे वो कलाकार बहुत पसंद था, पवित्र रिश्ता से लेकर उसकी कई फिल्में हमने देखी, अच्छा लगता था, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था कि उसको साल भर टीवी पे दिखाया जाए। या अभी सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई है, सिद्धार्थ शुक्ला तो अभी किसी फिल्म में आए भी नहीं थे, उसको लेकर के इतना ज़्यादा मातवर, हर चीज़ में डाउट क्रिएट करना कि साहब इनको किसी ने मरवा दिया, मार दिया, या फिल्म इंडस्ट्री का, ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि ऑडियंस को, आम जनता को गुमराह करने वाली है। मुझे लगता है कि काफ़ी बातचीत आपकी हो गई है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।